आज हम बात करेंगे उस चिकन और अंडे की जो शायद हमारी प्लेट में रोल होता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है। ये कहानी है भारत जैसे देश की खाद्य सुरक्षा की और उस विज्ञान की जो अरबों लोगों का पेट भरता है। तो सवाल ये उठता है कि 1 अरब से ज्यादा लोगों का पेट आखिर भरा कैसे जाए। जाहिर है, सिर्फ पारंपरिक खेती से तो ये मुमकिन नहीं था। कुछ बड़ा, कुछ क्रांतिकारी सोचना जरूरी था। चलिए पहले इस चुनौती का साइज समझते हैं। सोचिए, हर साल 25 करोड़ टन से भी ज्यादा अनाज सिर्फ इस आबादी का पेट भरने के लिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर पर कितना जबरदस्त प्रेशर होगा। तो फिर इसका हल क्या निकला? इसका हल था क्रांतियों की एक पूरी सीरीज। इस इमेंस डिमांड को पूरा करने के लिए भारत को एग्रीकल्चर में साइंटिफिक और स्ट्रेटेजिक दोनों तरह के बदलाव लाने पड़े। और ये बदलाव इतने बड़े थे कि इन्हें क्रांति या रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि भारत की जो खाने की ज़रूरतें हैं वो बहुत डाइवर्स हैं। तो हर समस्या के लिए एक खास समाधान खोजा गया। जैसे अनाज के लिए हुई हरित क्रांति, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन। दूध के लिए हुई श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन। ये बहुत बड़ी कामयाबियां थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज हम इन्हीं में से एक क्रांति पे फोकस करेंगे। नाम है रजत क्रांति या सिल्वर रेवोल्यूशन। और ये पूरी तरह से फोकस थी अंडे और पोल्ट्री पर। इसका मकसद था अंडे और चिकन का प्रोडक्शन बढ़ाना, जो कि प्रोटीन का एक बहुत ही जरूरी सोर्स है। तो चलिए अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग सुनने में शायद सीधा साधा लगे, पर ये इतनी सिंपल इंडस्ट्री है नहीं। इसके असल में 2 मेन रास्ते हैं और दोनों के लक्ष्य बिल्कुल अलग हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज समझ लेते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो ये चिकन जैसे घरेलू पक्षियों को पालने का एक साइंटिफिक तरीका है। और इससे हमें 2 मेन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक मीट यानी चिकन और दूसरा अंडे। और यहीं से वो 2 अलग रास्ते शुरू होते हैं। एक तरफ है ब्रॉयलर। ये वो चिकन है जिन्हें खास तौर पर मीट के लिए पाला जाता है। इनकी डाइट प्रोटीन और फैट से भरपूर होती है ताकि ये जल्दी से बड़े हों। और दूसरी तरफ है लेयर्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इन्हें अंडे देने के लिए पाला जाता है। इनकी पूरी लाइफ, मतलब इनके खाने से लेकर इन्हें मिलने वाली रोशनी तक, सब कुछ एग प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो लक्ष्य अलग, तो पूरी मैनेजमेंट भी बिल्कुल अलग। तो सवाल यह है कि ये बेहतर ब्रॉयलर और लेयर्स तैयार कैसे होते हैं? क्या कोई सीक्रेट है? इसका जवाब साइंस में है, खास तौर पर ब्रीडिंग के साइंस में। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। ये प्रोसेस वाकई में काफी फैसिनेटिंग है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो एक देसी नस्लें लेते हैं, जैसे कि असील। इसकी खासियत यह है कि ये बहुत मजबूत होती है, भारत के माहौल को झेल सकती है और बीमारियों से भी लड़ लेती है। फिर वो एक विदेशी नस्लें लेते हैं, जैसे कि लेघॉर्न, जो बहुत ज्यादा अंडे देने के लिए जानी जाती है। अब इन दोनों की होती है क्रॉस ब्रीडिंग, और नतीजा एक ऐसी नई वैरायटी जिसमें दोनों के बेस्ट गुण आ जाते हैं। मतलब देसी नस्ल की मजबूती और विदेशी नस्ल की हाई प्रोडक्टिविटी। तो आखिर साइंटिस्ट इन नई वैरायटीज में चाहते क्या हैं? उनकी विश लिस्ट में कई चीजें हैं। वो ऐसी मुर्गियां चाहते हैं जो यहाँ की तेज गर्मी झेल सकें, जिनकी मेंटेनेंस कम हो। कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए एक बौना यानी ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट तैयार करना भी एक गोल है। और शायद सबसे जरूरी बात, वो एक ऐसी नस्ल बनाना चाहते हैं जो एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट से बना सस्ता फाइबर वाला खाना भी खाकर पल सके। इससे किसानों की लागत सीधी सीधी कम हो जाती है। ठीक है, तो हमने बेहतर नस्लें तो बना ली, पर काम यहीं खत्म नहीं होता। अगला स्टेप है इनका सही मैनेजमेंट। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान देना चाहिए या फिर सस्टेनेबिलिटी यानी पर्यावरण के बारे में भी सोचना होगा? एक सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्म चलाने के लिए आपको एक बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच की जरूरत होती है, जैसे कि जहां मुर्गियां रहती हैं वहां सही टेम्परेचर और साफ सफाई बनाए रखना, उनको विटामिन से भरपूर खाना देना, जिसमें विटामिन ए और के बहुत जरूरी होते हैं, और हाँ, इन्फेक्शियस बीमारियों से बचाने के लिए टाइम पर वैक्सीनेशन। ये सब कुछ एक बहुत ही प्रिसाइज साइंस है। ये जो साइंटिफिक अप्रोच है, इसकी जड़ें हमें हरित क्रांति में मिलती हैं। उस वक्त का जो जोश था उसे एमएस स्वामीनाथन के ये शब्द बहुत खूबसूरती से बयां करते हैं। उन्होंने कहा था, ये देखकर दिल खुश हो गया कि युवा कॉलेज ग्रेजुएट्स, रिटायर्ड अधिकारी, पूर्व सैनिक, अनपढ़ किसान और छोटे किसान नए बीज लेने के लिए कतार में खड़े हैं। ये दिखाता है कि लोग बदलाव के लिए कितने ईगर थे, क्योंकि वादा था प्रोडक्शन बढ़ाने का, और वो वादा पूरा भी हुआ।
लेकिन इस जबरदस्त कामयाबी की एक कीमत भी थी। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। मिट्टी की क्वालिटी खराब हुई, ग्राउंड वाटर लेवल तेजी से नीचे गिरा, और तो और बीजों और केमिकल्स की ऊंची लागत की वजह से कई छोटे किसान कर्ज के बोझ तले दब गए। तो इन सब चिंताओं को देखते हुए एक नया या कहें कि एक वैकल्पिक तरीका सामने आया, और वो है जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल या तो बिल्कुल नहीं होता या बहुत ही कम होता है। ये मिट्टी को हेल्दी रखने के लिए जैविक खाद, रिसाइकल फार्म वेस्ट और बायो एजेंट्स जैसी चीजों पर डिपेंड करता है। और ये सब हमें वापस उसी बड़े सवाल पर ले आता है। एक तरफ है बढ़ती आबादी का पेट भरने की जरूरत, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ है अपने प्लैनेट को बचाने की जिम्मेदारी। तो भविष्य का रास्ता क्या है? क्या हम पर्यावरण की कीमत चुकाए बिना सबका पेट भर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।